ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम आज शुरू करने वाले हैं एसके झा सर का रेलवे सामान्य विज्ञान का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 33 और 34 दो प्रैक्टिस सेट हम एक साथ करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आने वाले दिनों में इसका मैं 10-10 प्रैक्टिस सेट करा के बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है तो उसका विस्थापन क्या होता है। मान लीजिए, देखिए एक वस्तु है, ये एक बहुत भारी वस्तु, आप इस पर बल लगाए जा रहे हैं। अगर इसका विस्थापन अगर यहाँ से थोड़ा सा भी नहीं घिसका, इसका मतलब है कि अगर नहीं घिसका पाए तो आप उसका कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बहुत काम किए, बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, ये वस्तु यहीं के यहीं है, तो आपका किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर आपने इस वस्तु को यहाँ से यहाँ कर दिया तो आपने कार्य किया, यानी कि आपने उसको धक्का मार के उस जगह से हटा दिया तो आप कार्य करिए। अगर आपने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका कार्य जीरो हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाने के बाद भी अगर किया गया कार्य शून्य होता है, इसका मतलब है उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ है, यानी कि ये जहाँ है वहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाले तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो समय अंतराल क्या हो जाएगा। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति, यानी कि 1/20, यानी कि 0.05। ये तो आपको बेवकूफ़ दिखाने के लिए दिया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 0.05 सेकंड। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और लगातार 2 विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तरंग के किसी भी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और इसे हम लेमडा से, किससे, लेमडा से व्यक्त करते हैं, इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 पास पास श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को भी हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, चलिए गिरते हुए नारियल में क्या होता है, नारियल गिर रहा है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। किसी भी वस्तु में अगर गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसके गति के कारण होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये नारियल का पेड़ है, यहाँ लटका हुआ है नारियल, गिरा तो क्या हो जाएगा, गति के साथ गिरेगा, उसे ही गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ये चीज़ याद रखिएगा, इस पे फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा डैश कंपन करता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा की बात की जाए तो समानांतर कंपन करता है। क्या करता है, समानांतर कंपन करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इन तरंगों के माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ के संचरण की दिशा क्या होती है, दिशा के समानांतर दिशा में चलता है। कण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे, विबग्योर जो है, विबग्योर यानी किस तरंगदैर्ध्य की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो आप कह सकते हैं कि बैगनी की सबसे कम होती है, यानी कि वायलेट कलर की सबसे कम होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विचलन, अगर देखिए ये तरंगदैर्ध्य जो है, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, और लाल रंग यानी कि ये रेड है, ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर विचलन की बात की जाए तो विबग्योर यानी कि बैगनी का कलर, बैगनी का जो होता है विचलन होता है, ये सबसे अधिक होता है, और लाल का क्या होता है, सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ अगर आपको समझ में आता होगा
तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। यानी क्या करता है, तो जीवाश्म जो होता है ये विकासवादी संबंधों के सिद्धांत को प्रदान करता है। देखिए, पृथ्वी पर किसी समय में जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीव पौधा जंतु के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम जीवाश्म कहते हैं। इनका अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान भी कहा जाता है। निम्न 8वां, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या होता है। सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या होता है ये आपको बताना है। यानी कि अगर हम देखें कि तीनों में सम न्यूट्रॉनिक क्या हो जाएगा, यानी सभी में न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। अगर देखा जाए, अगर हम ऑप्शन से देखें यानी कि सभी में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे। अब देखिए 12 में से 6 जाएगा 6, 14 में से 7 जाएगा 7, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन है गलत। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया 7, ये भी बराबर नहीं है। 18 में से 8 गया 10, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 7 गया 7, 16 में से 8 गया 8, ये भी बराबर नहीं है। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, यानी कि इन सभी के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होता है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना क्या है, नाभिकीय विखंडन का उदाहरण नहीं है या इससे संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर बात की जाए नाभिकीय विखंडन की बात की जाए, तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बम से दो अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में क्या होता है, टूटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एपीईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए एपीईसी का पूर्ण रूप की बात की जाए तो ये होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एपेक का मुख्यालय की बात की जाए, अगर एपेक के मुख्यालय की बात की जाए तो ये सिंगापुर, ये डायरेक्ट पूछता है और पूछा है, रेलवे एनटीपीसी में दबा दबा के पूछा है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में है। एपेक में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 21 है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। तो कौन जीव नहीं है, नोस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर या माइक्रोराइजिया। तो माइक्रोराइजिया जो है ये आपका नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीव नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये माइक्रोराइजिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइक्रोराइजिया उच्च वर्णीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह क्या होता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्या करता है, वायु के साथ विस्फोटक जो है मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एप्रोम का अर्थ क्या होता है, एप्रोम का अर्थ होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो वो कौन सा अंग है। तो जिगर जो है ये पुनः विकसित पुनः सृजित हो जाता है। तो ऑप्शन डी सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो कौन सा है, तो श्वसन जो है ये रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःश्वसन के दौरान डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो अंतःश्वसन के द्वारा फेफड़ों की स्फीति जो होती है ये क्या होती है, हवा से भर जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। श्वास लेने की क्रिया को ही सांस जो हम लेते हैं
इसके इसके ही क्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं, ठीक है। और अंतःश्वसन में सांस को अंदर लेना, इसमें हम कह सकते हैं ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है, नाइट्रोजन 78% लिया जाता है। सांस को बाहर छोड़ने की बात की जाए तो इसमें ऑक्सीजन 16 से 17% बाहर आदमी छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और नाइट्रोजन 78%, ठीक है। एक डैश मानव एक हड्डी को जोड़ नहीं है, तो कौन मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो मैक्रो जो है वो मानव हड्डी का एक जोड़ नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है, तो मांसपेशियों की थकान जो होती है ये लैक्टिक एसिड के संचयन की वजह से होती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो आलू के पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं, तो उसका जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं हम, उसका आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, जड़, बीज, फूल, तना। तो हम आलू के जड़ का क्या खाते हैं, आलू के पौधे का तना खाते हैं। आलू में खाने योग्य जो भाग होता है वो तना ही होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो Na2CO3 होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र की बात की जाए तो Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से संबंध होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संवेग की इकाई क्या होती है, तो संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर क्या होता है, mv। तो आप कह सकते हैं अगर इसकी इकाई की बात की जाए तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि 0.1 किलोग्राम के वजन के गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले चार्ज कितना होगा, जबकि स्मॉल जी बराबर 9.8 सेंटीमीटर। देखिए स्थितिज ऊर्जा कह रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, आपका mgh। m कितना है, तो 0.1 है, स्मॉल जी लेना है 9.8, और हाइट आपका 2 मीटर की दूरी से गिराया जाता है, तो ये आपका 2 मीटर हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 9 दूना 18 को 19.6, और इसको गुना करेंगे तो ये आपका 1.96 जूल आ जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, तो ये पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा 33 खत्म हो गया प्रैक्टिस सेट। अब हम 34 पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 34 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को असत्य चुनें। निम्नलिखित में असत्य को चुनें कि हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, ओम विद्युत। तो बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, यही असत्य है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी मापा जाता है, केल्विन से तापमान, ओम प्रतिरोध से प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे, तो ये ग्रीस से संबंधित थे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने ही दिया था, और लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था, और गुरुत्वाकर्षण का तो न्यूटन ने किया था, ठीक है। चलिए, जब एक बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या हो जाता है, उसका तल क्षेत्र बढ़ा होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारण से ब्रेड बनाते समय लोई यानी डफ फूल जाती है? ये किस कारण से होता है? तो ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जब सेकते हैं तो अंदर ऊष्मा जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? फूल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव में गुर्दे, एक मिनट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित नहीं होता है। निर्जलीकरण अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन ऑक्सीकरण अपचयन। तो अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन नहीं होता है, सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट, अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट जो होता है वो क्या होता है? द्रुत गति से जमता है। क्या होता है? द्रुत गति से जमता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, H2O वाष्प श्वेत निर्जल CuSO4 को डैश कर देता है। क्या कर देता है? इसे आपको नीला कर देता है। H2SO4 वाष्प श्वेत निर्जल CuSO4 को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कॉपर की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरे पौधों को जिन मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वे क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, सल्फर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, तांबा, जिंक, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आधारित होते हैं। तो एपीफाइट जो है वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आधारित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कह सकते हैं कि एपीफाइट जो हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है? तो लौह तत्व का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? पालक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन होता है? तो ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या होता है? तो पेचिस के एंट अमीबा जो होता है, एंट अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्मजीव होता है। ये पेचिस के लिए होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। साउंड कार्ड शब्द बाहरी ऑडियो इंटरफेस के लिए भी लागू किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है ये 300 से 200 अक्षर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 30 से 200 अक्षर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटर्स क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस दृष्टि से भिन्न होती हैं? देखिए क्या होता है, रैम जो होता है उनमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। रैम का अगर पूरा नाम जाने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डायरेक्ट कभी कभी रैम और रोम के बारे में इसका पूर्ण रूप, तो रैम का हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है, यानी असर्शन और रीजन दिया गया। अभिकरण कहता है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, और इसका रीजन यानी कारण कहता है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो सही विकल्प आपको चुनना है। क्या होता है? देखिए असर्शन गलत है। बेरी बेरी एक क्या नाम, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, लेकिन रीजन कह रहा है विटामिन की कमी से बीमारी का कारण होता है। असर्शन गलत है, लेकिन रीजन जो है ये विटामिन की सही से, विटामिन की कमी से कई बीमारियां होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिकोड उपलब्ध करता है। तो यूनिकोड क्या उपलब्ध करता है?
तो सभी भाषाओं में प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिकोड कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो डिपोजिशन जो होता है, डिपोजिशन में क्या होता है, जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही डिपोजिशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसे सोनार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सोनार, SONAR, सोनार, सोनार का कभी कभी पूर्ण रूप भी पूछ लेता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका पूर्ण रूप होता है। सोनार में पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कौन क्या हो जाएगा। यहाँ पे F कितना है, 20 न्यूटन है, ठीक है। W कह रहा है कि 20 जूल है, W 20 जूल है। S कितना है, 2 मीटर है। तो W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। अब देखिए W बराबर क्या है, 20, तो 20 बराबर 20 गुना 2 इंटू कॉस थीटा। 20 से 20 कट गया, 2 इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 किस पे होता है, तो कॉस 60 डिग्री पे। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है। दूर की वस्तु अगर स्पष्ट से नहीं देख रहा है तो उसे कहते हैं कि उसे मायोपिया हो गया। क्या हो गया, मायोपिया हो गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो वो आपका फैराडे के नियम के द्वारा क्या होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 34 का अंतिम प्रश्न है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं। तो उससे एडम शेप कहते हैं। क्या कहा, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे एडम का शेप कहा जाता है। तो एडम का शेप, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।